हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-22 के क्लास 10th के सब्जेक्ट सोशल साइंस की आंसर की को समझने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम था वो 2 घंटे का था और इसके अधिकतम अंक कितना है 40 मार्क्स का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम में शुरू में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, तो वो आपने एक्चुअली में जब एग्ज़ाम शुरू किया होगा तब पढ़ ली होगी। हम सिर्फ इस आंसर की में क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। पहले हम देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है आपको, तो उसके बारे में जो भी आपको पता था आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बाग है जहां पर 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड ने अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर निहत्थे सैकड़ों लोगों पर, जिसमें कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थी, को गोलियां चलवाकर मरवा दिया था। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपने अगर डेट लिख दी है 13 अप्रैल 1919 तो सबसे अच्छा है। अगर ये एडवर्ड का नाम लिख दिया तो भी अच्छा है, लेकिन अगर कुछ भी इसमें लिख दिया कि गोलियां चलवाकर निहत्थों को मार दिया तब भी आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मान लीजिए कि आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रमुख हैं। किसी अन्य देश की निवेश करने से पूर्व आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहना है कि अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी के आप मालिक हैं और आपको किसी अन्य देश में क्या करना है, निवेश करना है, वहां पे पैसा लगाना है, तो आपको वहां पे सामान देना, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कि जिस भी देश में आप निवेश करना चाहते हैं तो वहां की आर्थिक स्थिति कैसी है इस बात का पता लगाएंगे। सेकंड कि वहां पे इस चीज का जो भी चीज आप दे रहे हैं, जिस भी चीज की आपकी कंपनी है, वहां पे उसका व्यापार कैसा है, उसकी मांग कैसी है, और जिस देश में आप करवा रहे हैं वहां पे यातायात के साधन कैसे। तो इनमें से कोई 2 अगर आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति आर्थिक विकास की सूचक है, कथन की विवेचना कीजिए। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि एक देश का अगर आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा होता है, मतलब वो दूसरे देशों के साथ में अच्छा व्यापार करता है, तो इसके विकास की सूचक है ये। मतलब उस देश का एक्चुअल में विकास हो रहा है, आर्थिक मतलब पैसों की दृष्टि से क्या हो रहा है, उस देश में अच्छा विकास हो रहा है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों कि यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होगा तो जो देश अधिक विकास करेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे ना। देखो किसके दूसरे देशों के साथ में अगर कोई व्यापार कर रहा है तो क्या होगा, वहां की कंपनियां यहाँ के कुछ नया व्यवसाय करेगी, जिससे क्या होंगे, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, उनका रहन सहन का तरीका बढ़ेगा, पैसे आएंगे ना। और जब देश के लोगों के पास में पैसा आने लगेगा तो आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्या कहा गया है। लोकतंत्र की एक खासियत है, इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। तो देखो लोकतंत्र की ये बिल्कुल खासियत है। क्यों? क्योंकि ये जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। मतलब देखो लोकतंत्र में क्या होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर कुछ टाइम के बाद क्या होती है, जनता जो है अपना प्रतिनिधित्व चेंज कर सकती है, उसके पास में ऑप्शन होता है। तो जांच परख हमेशा की जाती है और इसकी परीक्षा मतलब देखो 5 साल के बाद, 5 साल तक होता है ना। तो 5 साल के बाद फिर अगर 5 साल तक अच्छे काम किए हैं तभी नेक्स्ट टाइम जनता क्या करेगी, उससे चुनेगी। अगर अच्छे काम नहीं किए तो जनता किसी और को चुन लेगी। तो हर बार क्या है, बार बार परीक्षा होगी और क्या होगी, जांच परख के। इसीलिए क्योंकि ये जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आंसर लिखा है, लेकिन आप इस तरह जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से अगर आपने कुछ भी आंसर लिखा होगा तो आपका करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। भारत में जूट मिलों के हुगली नदी के आसपास केंद्रीकृत होने का क्या कारण है। तो देखो जूट नदी है, मतलब पानी की उपलब्धता इजी हो जाएगी, नदी के पास है तो जो नदी है उसकी क्या हो जाएगी, उपलब्धता इजी हो जाएगी। और वहां पर हुगली नदी के आसपास का जो एरिया, वहां पे मजदूर क्या है, सस्ते मिल जाते हैं। और क्या है, आवश्यकता पड़ने पर जूट क्या है, बांग्लादेश से निर्यात किया जा सकता है। तो ये हो जाएंगे 3 ऑप्शन। अगर आप 2 लिख देते हैं इसके अंदर से तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं 7th क्वेश्चन का आंसर। देखो 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। सेकंड देखो 7th क्वेश्चन में क्या है। विकासशील देशों के संदर्भ में न्याय संगत वैश्वीकरण के महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखो न्याय संगत वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि जब अच्छे से छोटे छोटे लोग या छोटा छोटा व्यवसाय मिलकर देश की उन्नति करवाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो जब अगर न्याय संगत वैश्वीकरण का महत्व इससे है कि शिक्षित, कुशल और संपन्न लोग ने वैश्वीकरण से मिलकर अवसरों का जो है अच्छा उपयोग किया। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि अगर देखो छोटे छोटे लोग मिलकर उनको अच्छे अवसर मिलते हैं, उनको शिक्षित किया जाता है, कुशल करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उनके लिए और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो क्या है, वो अपने जो भी उनको अवसर मिलते हैं उनका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर
8 में देखिए क्या कहा गया है, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। तो राजनीतिक दल क्या होता है, कोई भी पार्टी जो खड़ी हो जाती है उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किस तरह से लिखेंगे, एक ऐसा गुट जिसके सदस्यों की विचारधारा एक जैसी हो। इस दल के लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं, एज ए उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, और उनमें से कोई भी निर्वाचित होकर जो जीत जाता है वो निर्वाचित होकर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है, जो भी कार्यक्रम लागू करवाता है। तो ये है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्सों के नाम लिखिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आम जनता पार्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो इनमें से कोई भी आप नाम लिख दीजिएगा, उसके बारे में अगर थोड़ा सा लिख सकते हैं तो ये भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, पहले देखते हैं। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। तो आधुनिक लोकतंत्र है वो जो है राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। देखो क्यों संभव नहीं है, एक तो क्या होगा, अगर दो लोगों के बीच में कंपटीशन होगा तो एक दूसरे की कमियों को बार बार में निकाल सकेंगे, है ना। देखो राजनीतिक दल क्या है, नीतियां बनाने में सहायता करेगा, जनमत बनाने में सहायता करेगा, सरकार की संदिग्ध उपयोगिता, मतलब अगर एक ही राजा बन जाएगा तो वो अपने मनमाने ढंग से काम करवाएगा, तो उस मनमाने ढंग से रोकने के लिए भी क्या है, राजनीतिक दलों की जरूरत है। राजतंत्र को रोकने के लिए, निरंकुशता को बनाए रखने के लिए, देखो निरंकुशता ना हो इसको रोकने के लिए, देखो राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। एक तो ग्रुप यूनिटी जरूरी है, मतलब ग्रुप होना जरूरी है जो मिलकर काम हो सके। सेकंड, 2 या 4 अलग अलग गुट होने जरूरी है कि उनकी कमियां भी निकाल सके। इसके बाद दिया गया विभिन्न देशों में पाए जाने वाली दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो देखो कुछ दलीय व्यवस्था है, जैसे कि बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय, एक दलीय प्रणाली। तो इसको आप डिटेल में अपने नोटबुक से या अपने बुक से देख सकते हैं, और अलग अलग देशों के नाम लिखने, जैसे कि भारत में बहुदलीय प्रणाली चलाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में किस प्रकार मानव जीवन को सरल कर दिया है, दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो मुद्रा किस तरह से, मान लो पहले क्या था, एक सामान लेके दूसरा सामान दिया जाता था ना, बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, तब क्या होता था, पैसे नहीं होते थे हमारे पास में, करेंसी नहीं होती थी, तो क्या होता था कि इसके बदले ये सामान दोगे तब तुम्हें ये सामान मिलेगा। तो इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अब आधुनिक जमाने में क्या हो गया, मुद्रा आ गई है, करेंसी, नोट, सिक्के, ये सब आ गए, जिसकी वजह से क्या है, जीवन सरल हो गया है। तो पहले के मुकाबले में तो हो गया भाई, अब कुछ चीज खरीदनी है तो सिर्फ आप पैसे दे दो। पहले क्या था, मान लो कि अगर 2 किलो चावल दोगे तो तुम्हें 2 किलो चीनी मिलेगी। तो अब मान लो किसी के पास, किसी को चावल चाहिए ही नहीं लेकिन उसे चीनी चाहिए, तो किस तरह से करेगा ना। तो ये तो इसका मेन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, और इससे जीवन कैसे आसान होगा, क्योंकि धन सुरक्षित करने के लिए, चोरी से बचाने के लिए, और इसके अलावा जातीय स्थिरता और परिवर्तनशीलता और सस्ता प्रेषण, इन सब के लिए क्या है, जीवन में जो मुद्रा है वो आधुनिक रूप में मानव जीवन को सरल कर दिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए गए थे, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो साथ में ही देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, 11 के 1 में किस प्रांत में परिषद चुनावों को बहिष्कार नहीं किया गया। तो देखो मद्रास के अलावा ज्यादातर में परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तो मद्रास के अलावा सभी जगह बहिष्कार किया गया था। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड देखिए, प्रांतीय चुनावों को लेकर जस्टिस पार्टी का क्या मत था। तो देखो यहां से आंसर आ जाएगा, जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें ये अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को ही मिल पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, असहयोग आंदोलन खिलाफत के समय यदि आप छात्र होते तो आंदोलन को किस प्रकार सहयोग देते। तो हम भी स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देते, जो बाकी जो विदेशी चीजें उनको यूज करना छोड़ देते, जो भी अंग्रेजों के अंदर आ रही थी उनको हम छोड़ देते। ये मेरा आंसर, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण के क्या कारण है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण के, जैसे कि कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों के कारण ही स्थानीकरण संभव है। क्वेश्चन नंबर 2, सूती वस्त्र उद्योग में किन उद्योगों का विकास को योगदान दिया है। किसको दिया, देखो रसायन, रंजक, मील स्टोर, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग, इन सबको क्या दिया है, योगदान दिया है। सूती वस्त्र का बनाना, इसका मतलब देखो क्या कि सूती वस्त्र के कारण ही ये भी उद्योग क्या हुए, प्रचलित हो गए। प्रश्न नंबर 3, सूती वस्त्र उद्योग कृषि से किस प्रकार संबंधित है। देखो कृषि से क्यों संबंधित है, क्योंकि कृषकों कपास चुनने का काम, गांठ बनाने का काम, कताई का काम, रंगाई का काम, डिजाइन का काम, पैकेटिंग करने वाला काम, ये सारे काम क्या है, कृषि से संबंधित है ना। तो ये जब सूती वस्त्र का काम बढ़ेगा तो इन सब के काम की भी जरूरत होगी। तो ये हो जाएगा, देखो मार्क कर रखे हैं मैंने आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मानचित्र से रिलेटेड था। भारत में राजनीतिक रेखा मानचित्र में बिंदु ए के स्थान पर अंकित किया गया है, जानकारी से पहचानिए और सही नाम। तो देखो ए पढ़ते हैं हम, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल कामगारों के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो वो ए पॉइंट दिया गया था उसका आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि पारादीप पतन कहाँ पे है, उड़ीसा में। हम अब जहाँ पे ए मार्क करेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद देखो क्या है, राजीव अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, राजीव अंतरराष्ट्रीय हवाई, तो ये कहाँ है, बी हैदराबाद में।
उसके बाद थर्ड है पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आइए इनको हम मार्क करते हैं। देखो यहाँ से मैप में हम मार्क करते हैं। फर्स्ट देखो ये रहा, ये था अहमदाबाद, ये वाला पॉइंट कौन सा था? अहमदाबाद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? अभी हमने देखा था ए का किस चीज का आंसर था? पारादीप पतन। ये यहाँ पे देखो, ये जो है ये क्या हो जाएगा? पारादीप पतन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड में क्या है? राजीव, इसके अथवा में है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट ना, मतलब एयरपोर्ट कह रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे हैदराबाद है, तो यहाँ पे अगर आपने मार्क किया तो ये आपका सही हो जाएगा। और लास्ट में उन्होंने पूछा है पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तो ये है महाराष्ट्र में और यहाँ पे पुणे है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब देखो फर्स्ट अहमदाबाद, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा हैदराबाद और चौथा यहाँ पर पुणे में आ जाएगा, महाराष्ट्र में। तो ये थी हमारी आज की आंसर की अपनी सोशल, ये सिर्फ आंसर की फटाफट आंसर की बनाई गई है। जैसे ऑफिशियली आंसर की आएगी, मैं आपको बता देती हूँ ये ऑफिशियली आंसर की नहीं है, इसमें सिर्फ समझाया गया है। जैसे ऑफिशियली आंसर की आएगी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। और इसी तरह हर आंसर की के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ मेरे अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू गाइज।